फिलीपींस के जाम्बोगांगा शहर में मंगलवार को एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई। एंटीनियो डी जाम्बोगांगा यूनिवर्सिटी के स्कूल कैंपस में एक छात्र ने अपने ही स्कूल के दूसरे छात्र को पहले गोली मारी। इसके बाद आरोपी छात्र ने भी ऊपर की मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी। घटना में 2 सुरक्षा गार्डों की भी मौत की खबर है, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान कक्षा 9 के छात्र मोहम्मद मैल जलानी के रूप में हुई है। बताया गया कि वो 2 पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंचा। उसने सबसे पहले एक शिक्षक पर गोली चलाई, लेकिन शिक्षक इस हमले में बच गए। इसके बाद आरोपी ने कक्षा 10 के एक छात्र को गोली मार दी। फायरिंग के बाद आरोपी स्कूल की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और वहां से कूदकर अपनी ही जान ले ली। फिलीपींस के गृह मामलों के मंत्री जोम्विक रेमुला ने बताया है कि आरोपी सीढ़ियां चढ़ते समय फेसबुक पर लाइव वीडियो भी बना रहा था। घटना के बाद पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और स्कूल प्रशासन ने सीनियर हाई स्कूल की कक्षाएं बंद कर दी। छोटे बच्चों को सुरक्षित रखा गया और सभी छात्रों की गिनती पूरी कर ली गई। बच्चे अपने शिक्षकों के साथ सुरक्षित हैं। पुलिस ने छात्रों के माता पिता से घबराने के बजाय स्कूल प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी जा रही है उसके निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलीपींस के शिक्षा विभाग ने घटना से प्रभावित छात्रों, उनके परिवारों और स्कूल कर्मचारियों को जरूरी सहायता देने की भी बात कही, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। करीब 2 महीने के भीतर फिलीपींस के स्कूल में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है। इससे पहले जून में ताकलोबान शहर में एक स्कूल में गोलीबारी हुई थी और उस घटना में 3 छात्रों के मौत की खबर थी, जबकि 20 घायल हुए थे। अब इधर जाम्बोआंगा की ताजा घटना के बाद से फिलीपींस में स्कूल की सुरक्षा और छात्रों पर हथियार पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्कूल परिसर में हथियारों की पहुंच रोकने के लिए लगातार क्या कोशिशें की जा रही हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इमरान को आज ही अस्पताल में ट्रांसफर किया जाए। उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच और आगे के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा। इमरान खान इस समय अडियाला जेल में बंद है और उनकी सेहत और परिवार से मुलाकात से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस शाहिद वहीद ने की है। उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इख्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल प्रशासन से इमरान खान की पूरी मेडिकल रिपोर्ट मांगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अदालत के सामने पूरी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के बजाय केवल उसकी समरी दी गई है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि पूरी जानकारी अदालत के समक्ष रखी जाए। जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट में इमरान की पल्स और दिल की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में एंजियोग्राफी कराने की सलाह का भी जिक्र किया गया है। इस पर इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ये जांच जेल के बाहर अस्पताल में कराई जा सकती है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीरे इंसाफ की यानी कि पीटीआई की तरफ से पेश वकील ने भी उनकी सेहत को लेकर कई मांगे रखी हैं। वकील ने इमरान के शरीर में ब्लड क्लॉट बनने की वजह किस तरीके से ये बन रही है उसका पता लगाने की भी मांग की। साथ ही उनके निजी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच कराने की भी मांग रखी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के आदेश अब दे दिए हैं। इस बोर्ड में कई विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। कोर्ट ने इमरान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान और उसके निजी डॉक्टर को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने को कहा है। इधर मेडिकल बोर्ड ये भी बताएगा कि इमरान खान को किस तरह के इलाज की जरूरत है। साथ ही ये भी तय करने में मदद मिलेगी कि उनका इलाज जेल में किया जा सकता है या फिर अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीटीआई को भी अहम निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह कहा है कि इमरान खान की मेडिकल स्थिति को कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने मुलाकात के बाद पार्टी नेताओं और परिवार की तरफ से मीडिया से दिए जाने वाले बयानों पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि पार्टी को अब ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इमरान की सेहत को लेकर राजनीति न हो।
अदालत ने इमरान खान की बहनों से मुलाकात के मुद्दे पर भी सुनवाई की। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इमरान की बहनों का उनसे मिलना कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये उनका मौलिक अधिकार है। अदालत ने पिछले 3 सालों के दौरान इमरान खान और उनकी बहनों के बीच हुई सभी मुलाकातों की जानकारी मांगी। इसके अलावा अदालत ने इमरान खान के बेटों के साथ उनकी बातचीत और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और उन्हें सबसे पहले तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर सिफर, अल कादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह समेत कई मामले दर्ज किए गए। बाद में सिफर और इद्दत निकाह मामले में उन्हें अदालत से राहत तो मिली, लेकिन तोशाखाना मामले में उनकी सजा को रोक दी गई। हालांकि दूसरे मामले में चलते इमरान खान अभी जेल में है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई लगातार ये आरोप लगाती रही है कि साल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनके खिलाफ राजनीतिक वजहों से मामले दर्ज किए गए। उनका ये भी दावा है कि उनके राजनीतिक और चुनाव से दूर रखने के लिए कानूनी मामले का सामना करना पड़ा। अब देखना यह होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे क्या कुछ फैसले प्रशासन की ओर से नजर आते हैं। ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच एक यौन अपराधी को लेकर विवाद बढ़ गया। मामला 73 वर्षीय शाबिर अहमद का है। शाबिर पाकिस्तान मूल का है और ब्रिटेन के चर्चित ग्रूमिंग गैंग मामले में दोषी पाया गया था। उसे बच्चों के यौन शोषण का भी दोषी ठहराया गया है। शाबिर अहमद को इस मामले में 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। करीब 14 साल जेल में रहा और हाल ही में रिहा हुआ। अब ब्रिटेन उसे अपने देश से बाहर भेजना चाहता है। ब्रिटिश सरकार की कोशिश है कि शाबिर को पाकिस्तान भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यही बात अब दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बन गई है। पाकिस्तान का कहना है कि शाबिर ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ब्रिटेन में बिताया है। उसका पालन पोषण ब्रिटेन में हुआ और उसे अपराधी भी जितने भी अपराध है उसने वहीं किए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का तर्क है कि उसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन को उठानी चाहिए। दूसरी तरफ ब्रिटेन शाबिर को पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन उसकी नागरिकता पहले ही खत्म कर चुका है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान उसे अपना नागरिक मानने को तैयार ही नहीं है तो उसे भेजा कैसे जाए। मामला अब सिर्फ शाबिर अहमद तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि अगर उस पर शाबिर को स्वीकार करने का दबाव बनाया गया तो वो दूसरे देशों के बीच चल रहे कई सहयोग की है उस समीक्षा पर उसकी समीक्षा करेगा। इसमें अवैध प्रवासियों को वापस लेना, सुरक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। कुछ ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के इस रुख के बाद से ब्रिटेन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियम सख्त कर सकता है। कुछ रिपोर्टों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता कम करने की भी संभावना का जिक्र किया गया है। हालांकि ब्रिटेन सरकार ने इन कदमों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए वीजा या आर्थिक मदद में कटौती को अभी संभावित दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन खबरों पर नाराजगी जताई है और पाकिस्तानी अधिकारी ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत में कहा है कि अगर वीजा और आर्थिक मदद जैसे मुद्दों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया गया तो इसका दोनों देशों के रिश्तों पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव असर पड़ेगा। ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच साल 2022 से एक रिटर्न्स समझौता लागू है। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान अपने उन नागरिकों को वापस लेता है जिन्हें ब्रिटेन में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के लोग शामिल हैं। इसको विस्तार से समझिए। पहला, वो जो ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी नागरिक है। दूसरा, वो जिनकी शरण लेने की अर्जी खारिज हो चुकी है। और तीसरा, वो ऐसे विदेशी अपराधी जिन्हें सजा पूरी होने के बाद ब्रिटेन से बाहर भेजा जाना है। किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान भेजने से पहले उसकी पहचान और नागरिकता की पुष्टि की जाती है। इसके बाद जरूरी यात्रा दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। बाद में व्यक्ति को पाकिस्तान भेजा जाता है। ये समझौता केवल लोगों को वापस भेजने तक सीमित नहीं है। दोनों देश अवैध प्रवासन, मानव तस्करी और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक दूसरे के सहयोग का ये लोग साथ देते हैं। अब सवाल ये है कि जिस मामले में शाबिर दोषी पाया गया है वो ग्रूमिंग गैंग आखिर क्या है। ग्रूमिंग गैंग ऐसे अपराधियों का समूह है जो बच्चों या फिर नाबालिगों को पहले अपने विश्वास में लेते हैं। इसके लिए दोस्ती, प्यार, पैसा, उपहार या फिर दूसरे तरीके का लालच देते हैं। इसके बाद पीड़ित बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। ब्रिटेन में ऐसे मामलों की जांच के दौरान कई पीड़ितों ने गंभीर शोषण की घटनाएं बताई हैं। इसके अलावा रॉसडेल, रोहदहैम और
टेलफोर्ड जैसे शहरों में ग्रूमिंग गैंग से जुड़े मामले भी सामने आए। इन बच्चों ने ब्रिटेन में बच्चों की सुरक्षा, पुलिस की कार्रवाई और प्रशासन की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब शब्बीर अहमद का मामला एक बार फिर से ब्रिटेन और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच आ गया है। एक तरफ ब्रिटेन अपने यहाँ दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को देश से बाहर भेजना चाहता है, वहीं पाकिस्तान अब उसकी नागरिकता और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि शब्बीर अहमद को आखिर किस देश में रखा जाएगा और उसकी आगे की कानूनी स्थिति क्या होगी। इस विवाद का असर दोनों देश के बीच प्रवासन, सुरक्षा और सहयोग जैसे मुद्दे पर भी पड़ सकता है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1989 के तियानमेन प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। शी जिनपिंग ने उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की तारीफ भी की और कहा कि जियांग ने पार्टी के फैसले का समर्थन किया था। शी जिनपिंग ने ये बात सोमवार को जियांग जेमिन की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने चीन के सामने मौजूदा चुनौतियों का भी जिक्र किया। शी ने लोगों से मुश्किल समय में हार नहीं मानने की अपील की। उन्होंने कहा कि चीन के सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, चीन पीछे नहीं हटेगा और चुनौती का डटकर सामना करेगा। शी का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तियानमेन प्रदर्शन चीन के इतिहास की सबसे संवेदनशील घटनाओं में शामिल है। साल 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में हजारों छात्र और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शन कई हफ्तों तक चले थे। इसके बाद चीनी सेना के प्रदर्शनकारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। सेना ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को कुचल दिया। इस कार्रवाई में सैनिकों के साथ टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया था। इस कार्रवाई में कितने लोगों की मौत हुई, इसका कोई पक्का आंकड़ा आज तक सामने नहीं आया। चीन की सरकार ने 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही। हालांकि अलग अलग विदेशी जो रिपोर्ट्स हैं और जो अनुमान है वो बताते हैं कि इसमें सैकड़ों से लेकर हजारों तक लोगों की मौत हुई होगी। तियानमेन की घटना आज भी चीन में बेहद ही संवेदनशील मानी जाती है। इस घटना को लेकर सार्वजनिक चर्चा और जानकारी के प्रयास जितने भी प्रसार है वो चीन में उस पर कड़े प्रतिबंध भी लगे हैं। तियानमेन प्रदर्शन कुचले जाने के कुछ समय बाद जियांग जेमिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। उनसे पहले इस पद पर झाओ जियांग थे। झाओ जियांग को प्रदर्शनकारियों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख वाला व्यक्ति माना गया। इस वजह से उन्हें पार्टी ने शीर्ष पद से हटा दिया था। इसके बाद जियांग जेमिन तेजी से चीन के शीर्ष नेतृत्व में पहुंचे। 1993 तक वो सब देश के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हो चुके थे। वो 93 से लेकर 2002 तक चीन के राष्ट्रपति भी रहे। जियांग जेमिन का निधन 30 नवंबर 2022 को हुआ। इस समय उनकी उम्र लगभग 96 वर्ष थी। उनकी 100वीं जयंती के कार्यक्रम में शी जिनपिंग ने उनकी भूमिका की खुलकर तारीफ की। शी ने कहा कि उस दौर में जियांग ने पार्टी के फैसले का साथ दिया और शंघाई में हालात को नियंत्रित में रखने के लिए अहम भूमिका भी निभाई। इसके अलावा जियांग जेमिन की शासनकाल में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। इस दौरान चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए और ज्यादा खोल दिया। विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार के साथ चीन के संबंध मजबूत हुए। अमेरिका के साथ भी चीन के रिश्तों में सुधार देखने को मिला। साल 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य बना। उस समय अमेरिका ने भी चीन के WTO में शामिल होने का समर्थन किया था। WTO की सदस्यता के बाद चीन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूमिका और मजबूत हुई। चीन तेजी से दुनिया के बड़े व्यापारिक देशों में शामिल होता गया। हालांकि आज चीन और अमेरिका के रिश्ते उस दौर से काफी अलग हैं। तियानमेन की घटनाओं को 37 साल बीत चुके हैं, लेकिन चीन में ये आज भी संवेदनशील विषय बना हुआ है। अब शी जिनपिंग के ताजा बयान ने एक बार फिर से 1989 के उस कार्रवाई और चीन के राजनीतिक इतिहास की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। साथ ही शी जिनपिंग ने मौजूदा चुनौतियों के बीच चीन के लोगों से मजबूती के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है। पुरानी राजनीतिक फैसलों के समर्थन के साथ साथ मौजूदा दौर में भी किसी दबाव के पीछे हटने की बात का उन्होंने संकेत दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चीन किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा, इवन दो डटकर उस चुनौती का सामना करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका की चुनाव व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया। इसको विस्तार से जरा समझिए। मंगलवार को ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट पास कराने की अपील की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से सवाल किया कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे होते हैं। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि अब अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट पास होना चाहिए। उनका जोर अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर है। ट्रंप का दावा है कि इस कानून से चुनावों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। दरअसल सेव अमेरिका एक्ट अमेरिका में मतदाता पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन और मतदाता से जुड़े नियमों को सख्त रखने वाला प्रस्तावित कानून है। इसके तहत मतदाता रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण देना जरूरी होगा। इसके अलावा मतदान के समय फोटो आईडी दिखाने की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित कानून में डाक से वोट देने की प्रक्रिया को काफी सीमित करने की बात कही गई है। यह विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित हो चुका है, लेकिन अभी सीनेट की मंजूरी नहीं मिली है। यही वजह है कि अमेरिका में इस कानून को लेकर राजनीतिक बहस अब तेज हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी इसे चुनावी सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और दूसरे विरोधियों की ओर से इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठाए गए हैं। ट्रंप लगातार इस कानून को पास कराने की मांग करते रहे। उनका कहना है कि वोटर आईडी और नागरिकता के दस्तावेज से जुड़े चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की इससे संभावना कम होगी और चुनाव पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन इस कानून का विरोध करने वालों की दलील अलग है। उनका कहना है कि अमेरिका में गैर नागरिकों का मतदान से पहले प्रतिबंधित है। देखिए, ऐसे में अतिरिक्त दस्तावेजी शर्तें लागू होने से उन नागरिकों को परेशानी हो सकती है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या वैध पासपोर्ट जैसे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। यानी कि बहस सिर्फ वोटर आईडी तक अब सीमित नहीं रहा, बल्कि असली सवाल ये है कि चुनाव की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ सभी योग्य नागरिकों के लिए मतदान की प्रक्रिया आसान कैसे रखी जाए। इधर बाईपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के मुताबिक अमेरिका में करीब 12% पंजीकृत मतदाताओं के पास आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। यही आंकड़ा इस बहस को और महत्वपूर्ण बना देता है। भारत का उदाहरण देकर ट्रंप ने इस मुद्दे को एक नया राजनीतिक संदर्भ दे दिया है। भारत में चुनाव के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अलग व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में राज्यों के हिसाब से चुनावी नियम अलग अलग हो सकते हैं। अब ट्रंप की अपील के बाद से सवाल यही है कि क्या सेव अमेरिका एक्ट सीनेट में आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल ये विधेयक प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है, लेकिन सीनेट में इसकी राह आसान नजर नहीं आ रही। ट्रंप का ताजा बयान बताता है कि अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में पहचान, नागरिकता और मतदाता के नियम आने वाले समय में भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते रहेंगे। एक और खबर अमेरिका से ही। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता को लेकर एक नया सर्वे सामने आया। रॉयटर्स और एम्पोसोस के ताजा सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ और सिर्फ 33% रह गई है। वहीं 64% अमेरिकियों ने उनके कामकाज को नापसंद किया है। ये ट्रंप के मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल की अब तक की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग बताई जा रही है। इससे पहले इसी महीने हुए सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35% थी। मौजूदा 33% की रेटिंग उनके पहले कार्यकाल के दिसंबर 2017 में दर्ज सबसे निचले स्तर के बराबर है। ट्रंप की गिरती लोकप्रियता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के साथ जारी युद्ध बना हुआ है। सर्वे में 80% अमेरिकियों ने यह कहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग लंबे समय तक चल सकती है। इसमें से लगभग 87% डेमोक्रेट और 71% रिपब्लिकन शामिल हैं। वहीं सिर्फ और सिर्फ 16% लोगों को लगता है कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। खास बात यह है कि केवल हर 5 में से एक अमेरिकी ही मानता है कि ईरान के खिलाफ युद्ध करना सही फैसला था। यानी युद्ध को लेकर अमेरिका की जनता चिंता लगातार उनकी बढ़ रही है। इसका असर ट्रंप की लोकप्रियता पर भी पड़ रहा है। ट्रंप के ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए तय 60 दिनों की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। सोमवार को यह समय सीमा खत्म हो गई। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वो इस तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। दूसरी तरफ ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन हुआ था। इसके तहत बातचीत के लिए 60 दिन तक की समय सीमा तय की गई थी।
इस दौरान कई अहम मुद्दों पर समाधान निकालने की कोशिश होनी थी, लेकिन 60 दिन पूरे होने के बाद भी दोनों देशों के बीच प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और शांति समझौते जैसे मुद्दे पर दोनों की अगर अमेरिका की बात करें या ईरान की बात करें, दोनों की अलग अलग स्थिति बनी हुई है। एमओयू के बीच अवधि बढ़ाने का विकल्प था, लेकिन कई हफ्तों से बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब समय सीमा खत्म होने के बाद ट्रंप की लोकप्रियता और ईरान के युद्ध को लेकर अमेरिका की जनता की राय दोनों चर्चा का विषय बनी हुई है।